तो मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का स्रोत। या यूँ कह लो, भारतीय संविधान एक उधार लिया गया थैला है तो क्यों है। इन चीज़ों की हम स्पष्टीकरण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में बहुत सारे अच्छे अच्छे जो प्रावधान लिए गए हैं वो विश्व के अनेकों देशों से हमने लिए हैं, तो इसलिए भारतीय संविधान को उधार लिया गया थैला भी कहते हैं हम। तो भारतीय संविधान का जो पहला स्रोत है वो भारतीय अधिनियम 1935 ही है। 1935 अधिनियम जो भारत का था, जो भारतीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए 1935 में जो कानून बनाया गया था, नियम बनाया गया था, उसमें से लगभग 75% जो लेसन था वो हूबहू हमने वहाँ से निकाल के और अपने संविधान में ऐड कर दिए। और जो बच गया 25%, वो 25% जो प्रावधान है भारतीय संविधान का, वो हमने विश्व के अन्य देशों से हमने ये संविधान को हम लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो 75% जो हमने लेसन उठाए हैं बिल्कुल हूबहू और अधिनियम 1935 से, तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान पढ़ लेते हैं कि क्या क्या लिए हमने इसमें से। तो इस अधिनियम से सबसे पहले हमने संघीय व्यवस्था लिए हैं, क्योंकि भारत एक संघवाद है और जिस देश को संघवाद हम कह रहे हैं, जो कई राज्यों से मिलकर बना है, तो ऐसे में वहाँ पे दो प्रकार की सरकारें होना ही चाहिए, एक केंद्रीय स्तर का और एक राज्य स्तर का। तो ऐसी व्यवस्था जो अपनाया गया वो अधिनियम 1935 से अपनाया गया था। दूसरा, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होना चाहिए और किसके हाथों में उसकी कार्यभार की शक्ति होना चाहिए। तो याद होगा आपको, राष्ट्रपति है, इसको अपने शक्ति के बल पे नियुक्त करता है हर राज्य में। और नॉर्मली इनका कार्यकाल तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन कभी भी इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमने प्रावधान लिए हैं इसमें से, वो है न्यायपालिका का ढांचा। जो हम देख रहे हैं कि हमारे देश में न्यायपालिका का जो ढांचा है, सबसे बड़े स्तर का जो है सर्वोच्च न्यायालय है, उससे नीचे 24 उच्च न्यायालय हैं, और उच्च न्यायालय के नीचे बहुत सारे जिला न्यायालय जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह सकते हैं, और उससे भी नीचे अधीनस्थ न्यायालय है जो लोअर कोर्ट आप कह सकते हैं। तो ये जो न्यायपालिका का जो ढांचा है, उनमें कितनी अधिकारी होना चाहिए, कि कैसे चुना जाना चाहिए उनका, इन सब की उल्लेख अधिनियम 1935 में किया गया था। और वो लेसन हमने बिल्कुल उठाकर यहाँ पे हमने अपने वर्तमान संविधान में ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट जो है, हमने इस संविधान से क्या लिए हैं, अधिनियम 1935 से क्या लिए हैं, तो वो हमने लिए हैं आपातकालीन उपबंध। आपातकाल का जो प्रावधान के लिया गया हमारे देश में, वो अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। और ये जो आपातकालीन जो प्रावधान लिया गया था उस टाइम, वो कनाडा के संविधान से लिया गया था। कनाडा से नहीं, जर्मनी के संविधान से हमने इस प्रावधान को हमने लिए थे। तो आई होप ये पॉइंट्स याद रहेंगे आपको। और आगे चलते हैं। जो लोक सेवा आयोग है और शक्तियों का जो वितरण 3 सूचियों में किया गया है, ये व्यवस्था भी हमने अधिनियम 1935 से लिए हैं। तो ये बातें सही से याद होना ज़रूरी है, क्योंकि ये 11वीं का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सिर्फ 11वीं का ही नहीं, बल्कि ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी यही सब क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं कौन सा है। तो अगला है अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिए हैं। तो अमेरिकी संविधान की अगर बात करें, तो अमेरिकी के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हमने, तो मौलिक कर्तव्य याद रखना USSR से लिए हैं, सोवियत संघ से लिए हैं मौलिक कर्तव्य, ये याद कर लीजिएगा आप। अब देखो, मौलिक अधिकार तो हमने अमेरिका से ले लिए हैं। अब मौलिक अधिकारों का कई बार क्या होता है, देश में हनन होता है, तो इसकी रक्षा करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए ना। तो स्वतंत्र न्यायपालिका को हमने जो प्रावधान लिए हैं वो अमेरिका से ही लिए हैं। और याद होगा,
न्यायपालिका में जो दो होता है, एक सर्वोच्च न्यायालय होता है और हमारे देश में उससे नीचे उच्च न्यायालय हैं। तो इन दोनों न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के द्वारा न्यायपालिका किसी भी मुकदमा को दोबारा से जांच सकता है और संसद पे निगरानी भी रखता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है न्यायपालिका के पास। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका के पास इस तरह की अधिकार होना चाहिए था। तो ये व्यवस्था भी, ये अधिकार भी हमने अमेरिका से लिए हैं। अब कई बार क्या होता है कि न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होते हैं वो भी कई बार अपने शक्तियों का दुरुपयोग करना चालू कर देते हैं। तो वही बात यहाँ पे चल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, अगर वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उनको पद से हटाने की जो प्रावधान है ना, वो हमने अमेरिका से लिए हैं। तो न्यायपालिका से संबंधित सारी चीज़ें आप एक चीज़ देख रहे होंगे। एक चीज़ और यहाँ पे आता है, जाना माना चीज़, वो होता है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है पद से हटाने के लिए। तो ये व्यवस्था भी हमने अमेरिका से ही लिए हैं। और उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए, इसका भी प्रावधान हमने अमेरिका से लिए हैं। तो याद करने वाली क्या चीज़ है, सबसे पहले मौलिक अधिकार हमने लिए हैं, फिर मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान हमने वहाँ से लिए हैं। न्यायपालिका को एक अधिकार प्राप्त है, विशेष अधिकार, वो है न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार। अगर इस अधिकार का दुरुपयोग करे या किसी भी प्रकार का न्यायाधीश अधिकारों का दुरुपयोग करे तो उनको कैसे पद से हटाया जाए, मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जाए और राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाए, उपराष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जाए। तो इन तीनों सदस्यों को पद से हटाने की प्रावधान हमने जो लिए हैं वो लिए हैं अमेरिका से। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। जैसे कि मैंने बता दिया था आपको कि मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, वो हमने सोवियत संघ से लिए थे, यूएसएसआर से लिए थे, पीछे हमने पढ़ लिए हैं। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं। याद होगा सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था अपनाया गया है जहाँ पे निजी नाम का कोई चीज़ नहीं है। ऐसा क्यों साम्यवादी व्यवस्था अपनाया गया है? ताकि वहाँ के समाज के हर एक लोगों को न्याय मिल सके, वो सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से। मीनिंग वहाँ पे समाजवाद की स्थापना कर दिया गया है ताकि वहाँ के लोगों का सामाजिक न्याय मिल सके और उनका आर्थिक शोषण ना हो। वहाँ पे ना तो अमीर होगा ना गरीब होगा, तो अमीर गरीबों का शोषण ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आर्थिक रूप से भी उनको न्याय मिल पाएगा। और वहाँ का जो सरकार होगा वो सिर्फ और सिर्फ देश के जनता के लिए काम करेगा, हर एक जनता के लिए काम करेगा। तो इस तरह से राज्य भी उनको न्याय दे पा रहे हैं। तो ये जो तीनों आदर्श है, न्याय की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श है, हमने ये सोवियत संघ से लिए है। और जो तीसरी चीज़ लिए हैं वो पंचवर्षीय योजना हमने सोवियत संघ से लिए है। तो आई होप ये सोवियत संघ का जो प्रावधान था हमने लिए थे वो क्लियर हो गया होगा आपको। अब आता है जापान। तो जापान की अगर बात करें तो जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिए हैं। जो विधि के द्वारा जो स्थापित किया जाता है, कानून देश में जो लागू हो रहा है, वो सब प्रक्रिया हमने जापान से हमने लिए हैं। नेक्स्ट जो है वो है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से हमने लिए नीति निर्देशक तत्व। आपको याद होगा कि मौलिक अधिकार हमने लिए थे अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं सोवियत संघ से। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों ही जनता से संबंधित होता है, लेकिन जनता जिसका निर्माण कर रहा है, सरकार का निर्माण कर रहा है, तो उसके लिए क्या होता है? तो राज्य के जो सरकार होते हैं, देश के जो सरकार होते हैं, जैसे केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया और स्थानीय शासन के लेवल का जो सरकार होता है, इन सरकारों के लिए क्या है? हमारे लिए तो अधिकार और कर्तव्य दिया गया है, लेकिन राज्य सरकारों के लिए, देश के सरकारों के लिए क्या व्यवस्था किया गया, उनको क्या दिया गया है? तो उनको दिया गया है नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया था? तो ये लिया था स्पेन से। कहाँ से लिया था? स्पेन से। स्पेन से आयरलैंड ने लिया और आयरलैंड से भारत ने लिया।
तो आई होप समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट ये है कि इससे हमने एक और चीज़ लिए हैं, वो है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। जो ये व्यवस्था है हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और नेक्स्ट जो है वो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की जो पद्धति है, आपको पता होगा निर्वाचन पद्धति, ये राष्ट्रपति जो चुन के आते हैं अनुच्छेद 54 के द्वारा चुन के आते हैं। और जो इनको चुनने की जो विधि होती है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुन के आते हैं, अर्थात एकल संक्रमणीय मस्जिद प्रणाली के द्वारा। तो ये जो पद्धति लिए हैं हमने आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं। अब अफ्रीका से हमने क्या लिए हैं? तो अफ्रीका से हमने जो लिए हैं वो है संशोधन की विधि, मतलब संविधान में संशोधन करने की जो 3 विधि है हमारे पास, जो अनुच्छेद 368 में वर्णन किया गया है तीनों विधियों का। तो इन तीनों विधि जो हमने लिए हैं वो अफ्रीका से लिए हैं। अब हमें कैसे याद होगा कि दक्षिणी अफ्रीका से हमने संशोधन का विधि ली है, परिवर्तन करने, संविधान में कैसे परिवर्तन होगा वो तरीका हमने लिए हैं। तो याद रखिएगा, आपको याद होगा कि समय समय पे संविधान में संशोधन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, ताकि लोगों को आरक्षण मिल सके, जो गरीब वर्ग है, ताकि उनको फ्री में सुविधा मिल सके, फ्री का सुविधा मिल सके। तो अफ्रीका में याद रखना, फ्री का कुछ चीज़ें लिए थे, वो है संशोधन, ताकि देश के जो पिछड़े वर्ग है उनको आरक्षण कर दे संशोधन के द्वारा, और उनको फ्री का सुविधा उपलब्ध करवाया ताकि उनका तेज़ी से विकास हो सके। तो इस तरह से दक्षिणी अफ्रीका से हमने संशोधन लिए हैं, ये चीज़ें याद रख लेना। नेक्स्ट है ब्रिटेन के संविधान। ये ब्रिटेन का संविधान बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिए हैं, इंग्लैंड के संविधान से हमने क्या लिए हैं, तो देख लेते हैं। तो हमने ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था ली है। संसदीय व्यवस्था मतलब हमारे देश में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो संसद के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताओ कि संसद में जो सदस्य चुन के जाते हैं वो कौन से प्रणाली के द्वारा चुन के जाते हैं? तो वो जो चुन के जो जाते हैं वो जाते हैं FPTP प्रणाली के द्वारा चुन के जाते हैं संसद में, मतलब सर्वाधिक मस्जिद प्रणाली के द्वारा संसद में चुन के जाते हैं सारे के सारे सदस्य। ठीक है, तो आप ये याद रखना, संसदीय व्यवस्था हमने लिए हैं ब्रिटेन से, और इसमें जो सदस्य चुन के जाते हैं वह FPTP प्रणाली के द्वारा चुन के जाते हैं। तो FPTP प्रणाली मतलब सर्वाधिक मस्जिद प्रणाली भी हमने वहीं से ली है। अब जब इस प्रणाली के द्वारा संसद में चले गए सदस्य, तो इस संसद में अब मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। तो मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली है, जो व्यवस्था है ना, उस चीज़ को भी हमने प्रावधान ब्रिटेन से लिए हैं। नेक्स्ट चीज़ है, अब संसद में सदस्य चले गए, मंत्री भी बन गए। अब संसद के सदस्य और मंत्रिमंडल है वो क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है ना, हमने ब्रिटेन से लिया है। अब कानून का निर्माण तो कर लिए, अब कानून का देश में शासन भी होना चाहिए। तो कानून का जो शासन का विचार है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पे, 4 तो ये है, 7 छठा, ठीक है, एक बार देख लेते हैं ये है कि नहीं। देखो यहाँ पे 8वां पॉइंट, कानून के शासन का विचार। कानून का निर्माण कर लिया हमने, कानून को बनाने का विधि हमने ब्रिटेन से लिए हैं। अब ब्रिटेन से कानून बनाने की विधि हमने लेकर कानून बना लिया, इसमें कानून का शासन होगा। तो कानून का शासन का जो विचार है वो हमने किससे लिए हैं, तो वो भी ब्रिटेन से लिए हैं। तो ये 8वां पॉइंट होगा, कानून का शासन का विचार। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है राज्य अध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व। मतलब आपको पता है लोकसभा राज्यसभा में दोनों ही अपना अपना एक महत्व स्थान रखता है संसद के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं राज्यसभा कई मामलों में बस नाम मात्र का सदन रह जाता है, उनका कोई महत्व नहीं होता। जैसे बिल की बात करें तो लोकसभा पास कर देता है और राज्यसभा उसे रद्द भी कर दे,
तो भी ये अपने आप ही पास होकर राष्ट्रपति के पास चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं नाम मात्र का ये राज्यसभा का जो अध्यक्ष है, अच्छा सॉरी, ये जो राज्य अध्यक्ष की बात किया जा रहा है, तो राज्य अध्यक्ष है वो है राष्ट्रपति, जो देश का अध्यक्ष है। और वो अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है ना खुद नहीं कर पाता है, उनकी शक्तियों का प्रयोग तो मंत्री परिषद करते हैं। तो इसीलिए जो राष्ट्रपति वो नाम मात्र के हैं इस देश का प्रधान। तो ये व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन से ली है। नेक्स्ट, एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है? तो एकल नागरिकता भी हमने ब्रिटेन से ही ली है। आपको पता होगा कि भारत संघवाद है, और जो देश संघवाद होता है वहाँ पे दोहरी नागरिकता दिया जाता है, लेकिन भारत संघवाद होते हुए भी एक हरी नागरिकता अपने नागरिकों को दिया है। नेक्स्ट है परमाधिकार रिटे। परमाधिकार रिटे मतलब आपको पता होगा कि 5 रिट है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा, निष्प्रतिषेध अधिकार, उत्प्रेषण अधिकार। तो ये सब जो रिटें हैं ये न्यायपालिका जारी करता है मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो ये हमने ब्रिटेन से लिए है। और लास्ट है, संसद में 2 सदन होता है, तो द्विसदनवाद जो है व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है, ताकि अगर लोकसभा से अगर कुछ कमी रह जाए कानून के अंदर या प्रस्ताव के अंदर, तो वो राज्यसभा उसमें कुछ चेंज ला सके। इसकी व्यवस्था करने के लिए द्विसदनवाद की व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ले ली है। तो ब्रिटेन भी समझ में आ गया होगा। अब है फ्रांस। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था वो 1789 में हुआ था। 1789 में इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे राजशाही शासन था और राजा के ऊपर कोई अंकुश नहीं था, और राजा है वंश के आधार पे चुन चुन के आ रहे थे। तो ऐसे में फ्रांस को हम गणतंत्र राज्य नहीं कह सकते थे। तो फ्रांस में ऐसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए 1789 में एक क्रांति चलता है जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। और उस समय लुई 16 का शासन जो था राजशाही था वो समाप्त हो जाता है, और वहाँ पर संविधान का निर्माण किया जाता है। और संविधान में लिख दिया जाता है कि सभी देश का जो भी राष्ट्र अध्यक्ष होगा वो एक निश्चित समय के लिए वो जनता के द्वारा चुन के आएगा, वंश के आधार पे नहीं आएगा। तो इस तरह से उस संविधान के अनुसार फ्रांस का शासन चलने लगा, और वहाँ का जो अध्यक्ष है वंश के आधार पे नहीं बल्कि जनता के द्वारा चुन के आने लगा एक निश्चित समय के लिए, जैसे 5 साल 6 साल जो भी होते हैं उसके आधार पे। तो फ्रांस गणतंत्र बन गया संविधान बनने के बाद। तो भारत ने भी जो गणतंत्रात्मक जो ढांचा अपनाया है वो फ्रांस से ही अपनाया है। और दूसरी बात, जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचार पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था, और ये पूरे विश्व भर के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है देश की आज़ादी को लेकर, या फिर किसी भी उपनिवेशी देशों को भगाने को लेकर। तो भारत हो या फिर विश्व के अन्य देश हो, फ्रांसीसी क्रांति के बाद जितने भी देश आज़ादी हासिल कर पाए हैं या राजशाही समाप्त कर पाए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं फ्रांस का बहुत बड़ा रोल रहा है, फ्रांसीसी क्रांति का रोल रहा है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिए है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिए है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। समवर्ती सूची में आपको याद होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ही कानून बनाता है मतभेद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। दूसरा पॉइंट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब आपको याद होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बिल पे मतभेद हो जाता है, और दोनों के बीच में जब मतभेद होता है तो राष्ट्रपति दोनों का एक साथ संयुक्त बैठक बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता है। वो बुलाता जरूर है दोनों की बैठ के, लेकिन इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर करता है। तो ये जो प्रावधान है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। फिर नेक्स्ट है व्यापार, वाणिज्य और
समागम की स्वतंत्रता, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिए हैं। अब आ जाता है जर्मनी के संविधान। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिए हैं? तो जर्मनी के संविधान से हमने लिए आपातकाल का प्रावधान हमने किससे लिए हैं? तो वो लिए हमने जर्मनी से। याद होगा हमने इस पहले पॉइंट में हमने पढ़े थे अधिनियम 1935 में कि आपातकाल का जो उपबंध है वो हमने अधिनियम 1935 से लिए थे। याद रखना, उससे तो लिए हैं लेकिन मेन जो स्रोत है वो जर्मनी रहा है। तो जर्मनी से हमने लिए हैं आपातकाल का प्रावधान। और आपातकाल के समय में क्या होता है कि लोगों के अधिकारों का भी स्थगित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है दक्षिणी अफ्रीका का संविधान। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान की अगर बात करें तो मैंने इससे पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको कि अफ्रीका में फ्री से कुछ याद होगा, फ्री का कुछ देने के लिए बात किया था। तो संशोधन प्रक्रिया, संविधान में संशोधन करके और आरक्षण कर दिया जाए ताकि गरीब को फ्री में सुविधा मिल सके, फ्री का सुविधा मिल जाए। तो फ्री का से मतलब आपको मैंने याद करने के लिए बोला था संशोधन के द्वारा आरक्षण मिलेगा और आरक्षण से फ्री का गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और विभिन्न प्रकार की लोक कल्याणकारी चीज़ें प्राप्त हो पाएंगी। और नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो हमने किससे लिए हैं? तो हमने लिए हैं दक्षिणी अफ्रीका से। तो इस तरह से वीडियो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।